क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इनमें से ऑप्शन देख लें। काम में मन नहीं लगना, ज्यादा समय में थोड़ी दूरी या थोड़ी ही दूर जाना, ज्यादा समय में कम काम करना, या चलने में कमजोरी महसूस करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ज्यादा समय में कम काम करने को बोलते हैं कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी टाइम ज्यादा लेना और वर्क जीरो। ठीक ना, नहीं ना के भी बराबर करना। ठीक ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक ना, लड़का पेड़ और अमेरिका जो है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना, और ये सब हो जाएंगे कॉमन नाउन, इनको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक ना, तो आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मित्रता, फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हुआ। ठीक है। अगला, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो में कौन सा रस होगा? इसमें वीर रस है क्योंकि इसमें वीरता की बात हो रही है। ठीक ना, बाकी रस नहीं होंगे, बट आपको हिंट के तौर पे सभी रस को पढ़ना जरूर है। इनको पढ़ें, इनके स्थायी भाव को याद करें, रस के कितने अंग होते हैं, प्रकार होते हैं, उदाहरण विच। ठीक ना, क्योंकि एग्जाम्पल भी कहीं पूछ लेता, बोल देता है कि जैसे एग्जाम्पल ही था ना, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये उदाहरण था वीर रस का। अब आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि इसमें रस आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंख में पैदा हो जो कमल में कौन सा समास है? पंख में यानी कीचड़ में जो पैदा होता है, तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, उसका अर्थ क्या हुआ? कमल। कि जब ऐसी कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक ना, बट एग्जाम में काफी ट्रेंड है भाववाचक का और ये द्वंद्व समास का पूछने का ट्रेंड है, इनको जरूर आप पढ़ के जाए। ठीक है ना। अगला, जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? तो इसको आप याद कर लें, इसको कानियन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग बहुत प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, तो आप पढ़ के जाएं। तो अध उपसर्ग है। ठीक ना। इसमें अनाज का पर्यायवाची शब्द है, इसको बोलते हैं सस्य। चाय नहीं होता, सलील नहीं होता, रुपा भी नहीं होता है। दिस इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर सस्य याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो आपने नोट आउट किया होगा चा 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 चा, बार बार चा की आवृत्ति आ रही है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो आई होप कि आपको अलंकार के बारे में नॉलेज होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अनुप्रास अलंकार, यानी एक ही शब्द एक ही अक्षर की बार बार यदि आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक ना, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? आप बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला, अगर आप लेक्चर कंटिन्यू ले रहे हैं तो आप जान जाएंगे। ठीक ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। धूसर का पर्याय क्या है? ठीक ना, तो धूसर मतलब होता है गधा। ठीक है, अश्व नहीं होगा, घोड़ नहीं होगा, बकरा भी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जो शुद्ध ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको बोलते हैं अपरिमार्जित। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। आम का पर्याय नहीं है, तो आपको बता दें आम का मतलब आम होता है, तुम मतलब आम होता है, और रसाल मतलब भी आम होता है, लेकिन कदली मतलब आम नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। कदली मतलब पीला होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या बोलते हैं? तो छंद से क्वेश्चन आ सकता है। छंद के सभी प्रकार, भेद, उनके जो भी रूल्स हैं सब आप पढ़ के जाएं। तो रुकने के समय को बोलते हैं यति। ठीक ना, इस चीज को आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन। आहत का विलोम आहत का हो जाता है अमाहत। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद, तो देखिए संधि विच्छेद से क्वेश्चन आ सकता है, तो संधि के प्रकार, एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाएं। जैसे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि है? यदि आपको आता है तो आप इसको करेक्ट आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा गया है? तो उसको आप हमेशा याद रखें, सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा गया। इनका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। यशोदा जसोदा हरि पालने जुड़ा में और जोई सोई कछुआ में। इस जो जिन्होंने सेंटेंस बोला, इसमें जो रस है वो वात्सल रस है। ठीक ना, और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप बताइए वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? यदि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो मैं भी आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए, ये क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन वेट का हम करने वाले हैं, इंग्लिश के करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। नंबर 16 है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो यहाँ पे एंड दिख रहा है ना, तो आपको बताना है क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच
8 होती है। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज अगर आपको होगा, इनके एग्जाम्पल आपको आते होंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। मतलब आपको ये बताना है क्या ये जो एंड है पार्टिसिपल है, एंड नाउन है, एंड कंजक्शन है, या एंड एडवर्ब है। मैं आपको करेक्ट बता दूं क्या होता है। एंड कंजक्शन होता है। कंजक्शन वो होते हैं जो जो छोटे छोटे क्लॉजेस को ऐड करते हैं, उनको बोलते हैं कंजक्शन। ठीक ना, इस संयोजक का काम करते हैं, हिंदी में संयोजक बोलते हैं। जिसका करेक्ट आंसर ये होगा। नाउन नहीं है, बिल्कुल गलत। पार्टिसिपल भी नहीं है और एडवर्ब भी नहीं है। बट एग्जाम्पल में जो ऑप्शन दिए थे पार्टिसिपल, नाउन, एडवर्ब, तो मैं आपको एक हिंट के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दूंगा कि आप इनके बारे में जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई हैव रिटन लेटर द पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस। आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो मे बी यदि आपको नॉलेज होगा तो मैं आपको बता दूं, जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो सबसे पहले ये जो एक्टिव वॉइस बना है ना, एक्टिव वॉइस के वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, ये है हेल्पिंग वर्ब और इसका ये तुरंत मेन वर्ब है। और ये कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर दो वर्ब दिए हों, जैसे एक वर्ब दूसरा वर्ब, ये मेन वर्ब का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैव आई है। ठीक है, तो हैव जब होती है हेल्पिंग वर्ब, तो जो पैसिव वॉइस बनता है, मैं आपको बता दूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनता है। ऑब्जेक्ट आएगा, देन हैज या हैव प्लस बीन लगेगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने वाली है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना है, प्लस इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो आंसर जब लिखेंगे तो लेटर सबसे पहले आएगा। तो देखिए लेटर इसमें, लेटर इसमें, द लेटर इसमें, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब ए और बी में से करेक्ट आंसर होगा। दूसरा देखिए हैज और हैव आना है। मैं आपको बता दूं, हैज को जो प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक ना, और हैव का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी से मिलता जुलता। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ राइट्स, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन WRIT, ये राइट से राइट है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, यदि आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो, और आप लर्न करने हैं, अच्छी नॉलेज आपको है इंग्लिश के बारे में, आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये बताइए, ये दो वर्ब हैं, ठीक है, इन वर्ब में, दोनों वर्ब में आप बताइए सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करके आप बताइए। हम कर लेते हैं जिससे आंसर को। तो यहाँ पे देखा ऑब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ अ लेटर है। अ लेटर का मतलब एक हुआ, इसके साथ जो आने वाला वर्ब है हैज आएगा। ये देखिए हैज है, वॉज नहीं होगा क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब देखा ना। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन राइटिंग, द मैच वाज विद द ब्लैंक्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको जैसे देखो कॉल्ड अपॉन लिखा है, कॉल्ड ऑफ लिखा है, ठीक है ना, देन इसके बाद कॉल्ड अबाउट लिखा है, ठीक है, और फिक्स्ड ऑन लिखा है। तो देखिए जब अत्यधिक मात्रा में बारिश होगी ना, तो मैच को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ठीक है, यानी अत्यधिक मात्रा में बारिश होने के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही प्रिपेयर्स एप्पल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना प्रिफेयर, अगर ये हो सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इनके साथ हमेशा इन ब्लैंक्स में अगर ऑप्शन में देन हो, टू हो, तो आपको करेक्ट टू ही करना है। ठीक है, देन नहीं लगाइएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करता है, इसके साथ हमेशा टू लगता है, रट लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंटोनियम्स ऑफ ऑडियंस। ठीक ना, पहली बात मैं आपको बता दूं, ऑडियंस का मतलब होता है टफ, कठिन, ठीक ना, ऑडियंस का मतलब कठिन होता है। ठीक ना, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका, एक मिनट, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को क्या विपरीत होता है ना, ठीक ना, तो जब ये कठिन है तो कठिन का विपरीत क्या हो जाएगा, इजी। ठीक ना, याद रखिएगा, ऑडियंस मतलब होता है कठिन, तो इजी मतलब क्या हो जाएगा, आसान। ठीक ना, अगला, डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि लीजिए एक्सरे ऑफ द पेशेंट, यानी मरीज का एक्सरे लीजिए। तो जब इसको आप पढ़ रहे थे एच आ रहा था, ए, और ये क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, इसको स्वर बोलते हैं, और स्वर के साथ हम साथ इनसा क्या लगता है, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, ये नहीं आता। ठीक ना, अगला क्वेश्चन, द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री इज, ट्री का राइमिंग वर्ड आल्सो आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा, फ्री। अब हम करते हैं
अगला क्वेश्चन, पूरे पूरे में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा है, किसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन चिन्ह। तो अगर इस प्रकार का चिन्ह आपको मिले तो इसको हमेशा याद रखना, इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक ना। ये इंटरजेक्शन का एग्जांपल है, जीरण नहीं है। जीरण में क्या होता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही आप आईएनजी लगाते हैं इसको जीरण बोलते हैं, जैसे वो बल्कि फर्स्ट फॉर्म है बट GOING, इसको बोलेंगे जिरंडियल वर्ब बोलते हैं, ठीक ना। जिरंडियल वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब में भी काम करता है तो बल्कि फोर्थ फॉर्म ही बोलते हैं। इस प्रकार से आपको जानकारी रखना है। कंजक्शन पहले एग्जांपल दिया था, जैसे एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गए, सब कंजक्शन होते हैं। एडवर्ब लास्ट में LY लगा होता है, जैसे स्लोली, ठीक ना। इस प्रकार से हार्डली, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो सभी को पार्ट ऑफ स्पीच पर अच्छे से पढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कि जब कोई जजमेंट दे रहा हो, मतलब न्याय कर रहा हो, तो सोच समझ की बातें रखना, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। तो इसका मतलब बुद्धिमानी से किसी चीज को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक है, वाइस। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25, आप फिल इन द ब्लैंक। सीट मतलब होता है भेड़, और तो भेड़ को, झुंड को जो बोलते हैं ना, तो फॉग बोलते हैं, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26, कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। पूछा जा रहा है कि आप बताइए कान्हा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है। इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नॉट। इसको हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉट पढ़ रहे हैं, इसमें के तो आ ही नहीं रहा, इसको करेक्ट आंसर ये होगा। तो चलिए आपसे पूछता हूँ, इसमें साइलेंट लेटर क्या है, HONESTY। मे भी आपको पता होगा, कमेंट्स करें। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है। जो बच्चे कंटिन्यू आधे से घंटे इंग्लिश की बुक को रीड कर रहे हैं वही पहचान पाएंगे, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ये है, कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, फिल इन ब्लैंक्स। वन शुड बी एक्यूरेट टू फिल इन द ब्लैंक्स अ वोवेल। वन शुड, वन जो है ना, ये प्रोनाउन है, और इसके बाद जब भी कभी प्रोनाउन यूज की जाती है ना, तो इसी का प्रोनाउन जैसे एडजेक्टिव यूज करते हैं, और जैसे एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये लिखा ना, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। वन शुड बी एक्यूरेट टू वंस अ वोवेल, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। अगला, कैटास्ट्रोफ मीन्स, इसका मतलब आपको बताना है क्या होता है, तो आपको बता दें, इसका मतलब होता है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है दुर्घटना करना, यानी नष्ट हो जाना, मतलब कुछ चीजें आपदा आ जाने, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। तो यहाँ ग्रेट डैमेज, अत्यधिक मात्रा में नुकसान होने को कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रवर्ब, और प्रवर्ब को आपको सीखना पड़ेगा, वीडियो एंड फ्रेजेस सीखने पड़ेंगे, उनका सब्स्टिट्यूशन सीखने पड़ेंगे, इंटोनेंस सिनोनिम आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको यदि इंग्लिश के साथ समय बिताना है, इसको सीखना है, तो आपको आधे से घंटे ग्रामर, आपकी बुक एंड एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए आपको इंग्लिश की न्यूज पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश की बुक पढ़नी पड़ेगी, और जिनसे इंग्लिश अच्छी आती है उससे बात भी करना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। क्योंकि कहने मतलब कुछ विशेष गुरुओं का यह कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपसे कुछ भी चीजें अच्छी बने, तो जो भी अच्छी चीज सीखना चाहते हैं उसको आप सबसे ज्यादा सुनने की कोशिश करें। जितना आप सुनेंगे, इंग्लिश अगर सीखना है तो इंग्लिश जो बोलते हैं उनको सुने, आपसे इंग्लिश आने लगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम मैथ के 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।